हाँ जी, नमस्कार सभी को। वंदे मातरम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि भी निरंतर नोट्स बना रहे होंगे। और सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि भी क्या देखा था, ताकि आज जो चीज़ें पढ़ेंगे वापस से याद रहे थोड़ी सी। सबसे पहले अपनों ने बजट के अंदर IFS पढ़ा था, AFS, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो अपनी होती है स्टेटमेंट होती है वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 के अंदर थी। और इसके अंदर अपनों ने कहा था दो भाग होते हैं, या तो राजस्व भाग होता है इसका, या क्या होती है पूंजीगत भाग होता है। राजस्व के अंदर भी दो भाग होते हैं, या तो सरकार को प्राप्तियां होती है, या अपने कहते हैं व्यय होता है। और इस साइड भी सरकार के दो ही भाग होते हैं, या तो सरकार को क्या होती है प्राप्तियां, या होता है व्यय। ये जो प्राप्तियां होती है ये दो प्रकार की हो सकती है, या तो कर प्राप्तियां या गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियों में अपनों ने देखा था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होता है, और गैर कर प्राप्तियों के अंदर अपनों ने क्या कहा था, भाई या तो सेल कर दे कोई चीज, या इंटरेस्ट प्राप्त हो, या अपने कहते रेलवे फीस या जुर्माने से आई है, या फिर अपने कहते प्रॉफिट हुआ है कुछ, या फिर अपने कहते जो अनुदान प्राप्त किया है सरकार ने, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। फिर अपने कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियों में क्या देखा था, तो अपने कहते हैं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कर प्राप्तियां, सॉरी कर नहीं, एक तो होती है ऋण प्राप्तियां, ऋण में आंतरिक और बाह्य ऋण, और दूसरी कौन सी होती है गैर ऋण प्राप्तियां, जिसके अंदर सरकार क्या करती है अपने PSU का कुछ भाग है, संपत्तियों का कुछ भाग बेच देती है, उससे प्राप्त आय होती है। फिर अपने कहते हैं व्यय पढ़ा था। व्यय के अंदर क्या होता है, तो अपने कहते हैं सरकार ने क्या किया है, मान लो मूलधन चुकाया है, या कोई परिसंपत्ति निर्माण की है, जैसे कि नई PSU स्थापना, या कोई रक्षा समझौते हुए हैं, कोई रक्षा समझौते में। ये मेनली भाग थी, ये जो वो सारणी थी ये अपनों ने देखी थी। ठीक है, उसके बाद अपनों ने एक देखा था कभी एक अवधारणा है GDP। एक अवधारणा कौन सी है, GDP है। और ये GDP होती क्या है, तो चार इसके मेन भाग हैं। एक तो इसकी एक निश्चित समय अवधि होती है, जो कि 1 अप्रैल से कितनी होती है 31 मार्च, एक निश्चित समय अवधि। फिर अपनों ने कहा था ये GDP क्या होती है, तो अपने कहते हैं देश की घरेलू सीमा होती है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर डोमेस्टिक शब्द है, क्योंकि इसके अंदर एक देश की क्या है घरेलू सीमा के आधार पर जो अपने सकल उत्पाद निकालते हैं, ठीक है, वो कैसी है डोमेस्टिक है, इसलिए इसके अंदर शब्द में भी डोमेस्टिक आता है घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा अपने कहते हैं कि स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है भारत की, उसके अलावा जो अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील्स वाला वो भी है। फिर अपने कहते हैं कि सैन्य हवाई अड्डे जो अपने भारत के हैं और कहाँ है विदेश के अंदर है, उसके अलावा दूतावास इसके अंदर शामिल है। और अपने कहते हैं भारत के अंदर जो रजिस्टर्ड क्या है वायुयान और जहाज जलपोत, ये भी किस में शामिल है घरेलू सीमा। इनके ऊपर अगर कोई भी वस्तु का या सेवा का उत्पादन होता है तो वो किस में काउंट होता है GDP के अंदर काउंट होता है। फिर अपने देखा था इसके अंदर ही अंतिम वस्तु और सेवा होती है। अंतिम वस्तु सेवा का मतलब देखा था कि भी अंतिम का मतलब है जिसने उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, अब उपभोग के लिए वो बिल्कुल क्या है तैयार। और उनका क्या था मौद्रिक मूल्य, ये क्या कहलाता है GDP कहला रहा था। फिर अपनों ने एक चीज और देखी थी कि GNP। अपनों ने कहा था कि GDP जो निकाली, इस GDP के अंदर NFIEA यानी नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेश जो भारतीय नागरिक विदेशों में कमा रहे हैं वो भी तो भारत में कुछ बेचते हैं पैसा, वो जो जुड़ता है वो GNP के अंदर जुड़ता है। माइनस क्या करते हैं इसमें से, कुछ विदेशी नागरिक भी तो भारत के अंदर कमा रहे हैं, तो उन विदेशी नागरिकों की आय, विदेशी नागरिकों की आय जो बाहर भेजी जा रही है वो क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या आ जाती है अपने पास GNP आ जाती है। फिर एक चीज और देखी थी, अपनों ने कहा था पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो अपनों ने कहा था कि भी जो राष्ट्र की कुल आय आएगी, कुल राष्ट्रीय आय आएगी, उसमें कुल जनसंख्या का जब भाग दे देते हैं तो क्या आ जाती है पर कैपिटा इनकम आ जाती है।
ठीक है। इस बार कितनी स्थिर कीमतों पे रही, कितनी प्रचलित कीमतों पे रही, वो अपने देखेंगे। जैसे कि अपने कह देते हैं कि प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों पे कितनी रही, तो ये रही अपने, ठीक है, 1,21,968 रुपए रही। ये एडजेक्ट आंकड़ा रखना ही पड़ेगा इस बार वाला, क्योंकि एडजेक्ट ऑप्शन में एडजेक्ट आंकड़ा ही पूछता है सीधा कितनी रही। तो आजकल तो ऑप्शन भी बड़े खतरनाक देने लगे, पहले ऐसे देते थे 1,14 दे दी, 1,25 दे दी, कम से कम ऐसे अंतर रखते थे। आजकल कैसे देते हैं, एडजेक्ट याद होगा तभी नाका लगेगा, वरना नाका नहीं लगना। भी एडजेक्ट आपको पता होनी चाहिए कितनी रही थी। उसके बाद अपनों ने कहा था कि 3 विधियां हैं किसको, जीडीपी मापने की। अपनों ने कहा था एक तो अपने क्या कर लो, पिगू साहब थे जिन्होंने कहा था जितनी लोगों की आय है, ठीक है, मजदूर वाले मजदूरी कमाएंगे, जो कुशल श्रमिक है वो वेतन कमाएंगे, एक बिजनेसमैन है वो लाभ कमाएगा, इन सबको एक भूमि किराए पे दे रहा है वो किराया कमा रहा है, तो उन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, देश की राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ये अवधारणा किसने दी थी, पिगू जी ने दी थी। उसके बाद अपनों ने कहा एक वे अवधारणा थी जो कि किसने दी, फिशर ने दी थी। और इसने क्या कहा था कि जितना इकोनॉमी के अंदर खर्च हो रहा है पैसा, लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, या तो कंज्यूम में, उपभोग में कर रहे हैं, या उपयोग इन्वेस्ट में कर रहे हैं, या सरकार व्यय कर रही है, या फिर अपने क्या कर रहे हैं, आयात माइनस निर्यात कर दो, ठीक है। ये सब चीजें जब जुड़ जाती है तो क्या आ जाती है, वैसे जीडीपी आ जाती है। फिर अपनों ने कहा एक विधि पढ़ी थी जो कि उत्पादन विधि थी, जिससे मैं भारत की गणना इसी विधि से होती है, और ये किसने दी थी, तो अपने कहते हैं मार्शल महोदय ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भी उत्पादन ही काउंट कर लो डायरेक्ट फैक्ट्री स्तर पर, जितनी वस्तुएं बनी, जितनी सेवा जहां जनरेट हो रही है वहीं से क्या कर लो, काउंट कर लो। और इस काउंट को, इस जीडीपी की गणना उत्पादन के आधार पर जब की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड कहा जाता है, सकल मूल्य संवर्धन कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें अपनों ने देखी थी। और ये जो जीवीए होता है इसमें उत्पादन विधि में क्या होता है, प्रत्येक क्षेत्र की गणना की जाती है, कृषि क्षेत्र की अलग की जाएगी, उनके सब सेक्टरों की अलग की जाएगी, जो कि आंकड़े अपने बजट में जारी होते हैं। इतनी चीजें देखने के बाद अपनों ने पढ़ते हैं कि आर्थिक समीक्षा क्या होती है। तो अपनों ने कहा था ये भारत सरकार का क्या है, आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड है। क्या बताता है, तो अपनों ने कहा था अर्थव्यवस्था ने एक साल में कैसा प्रदर्शन किया है ये जारी करता है। और उसके अलावा भी बजट का क्या है, ये सारांश ब्यौरा है। पहली बार कब जारी की गई थी, तो अपने कहते हैं 1950-51 में जारी की गई थी। फिर पहले क्या होती थी, 50-51 में जब आर्थिक समीक्षा जारी होती थी तो किसके साथ आती थी, बजट के साथ ही आती थी आर्थिक समीक्षा। लेकिन 1964 से एक दिन पहले आने लग गई भाई, अपने 1 फरवरी से एक दिन पहले क्या आती है, आर्थिक समीक्षा। फिर अपने कहते हैं तैयार कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय का एक विभाग है आर्थिक मामलात विभाग, उसके अंदर एक उप विभाग है आर्थिक प्रभाग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के आर्थिक मुख्य सलाहकार होते हैं, जो कि कौन है, वी अनंत नागेश्वरन है। फिर एक प्रधानमंत्री की परिषद भी होती है जो कि विवेक देबरॉय जी थे और वर्तमान में दिवंगत हैं वो, ये पोस्ट अभी खाली है। और आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किसके द्वारा की जाती है, वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। फिर जीडीपी के आंकड़े देखे थे, भाई जीडीपी कितनी रही। एक तो अपनों ने देखी थी 2 प्रकार की कीमतें होती है, एक तो होती है स्थिर कीमत और एक होती है प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत का मतलब क्या है, भी स्थिर कीमत का मतलब है कि कीमत कौन सी रखेंगे, 2011-12 वाली, और उत्पादन कितना बड़ा है उसकी तुलना में वो देखेंगे। और प्रचलित कीमत का मतलब है कि उत्पादन के साथ साथ क्या बढ़ाएंगे, महंगाई, कीमत कितना अंतर आ गया वो भी देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, महंगाई प्रभाव शामिल होता है। और स्थिर कीमतों का मतलब सीधा सा है कि कीमत 2011 वाली रखेंगे और उत्पादन है वो केवल वो नया करंट का रखेंगे। तो अपने कहते हैं कि फिर जब ये कीमत पुरानी है और इसमें कीमत वर्तमान की है तो ये हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा जाहिर सी बात है, मान लो 100 वस्तु बन रही थी और उस वक्त कीमत कितनी थी, 1 लाख, तो कितना आएगी जीडीपी, 100 लाख आएगी। अब यही कर रहे हैं अपने कि इसके अंदर क्या किया, कीमत कौन सी रखी, वही रखी, लेकिन वर्तमान के अंदर देखें तो वही 100 वस्तु, कीमत क्या चल रही है उनकी, तो कितनी आएगी,
इसमें कीमत नहीं रख रहे हैं, ये जो 1 लाख रुपए बढ़ा है उस वस्तु का, वो उसकी महंगाई है, ठीक है। तो वो अपने कहते हैं कि महंगाई प्रभाव शामिल हुआ। फिर पिछली बार वाले आंकड़े लगभग याद नहीं रखने, कई बार किस्मत बुरी होती है तो कूट बना के दे देते हैं। कूट क्या दे देते हैं कि भाई इस बार जीडीपी इतनी रही, पिछली बार इतनी थी, अब सत्य और असत्य छांटो, ठीक है। तो अपनों को सिर्फ एक अंदाजा रखना है कि 188 लाख के करीब थी इसके अंदर, कि 188 लाख के करीब थी, ये एडजेक्ट याद करना है। 201.89 लाख करोड़ रुपए थी और इसके अंदर वृद्धि कितनी हुई पिछले साल की तुलना में, 7.4% की वृद्धि हुई। और प्रचलित कीमतों पर 331 लाख के करीब थी, कितनी थी, 331 लाख, कितनी होगी तो 357.14% हो गई। और अपने कहते हैं कितनी वृद्धि हुई पिछले की तुलना में, 8% की वृद्धि हुई। फिर अपनों ने बात की थी कि जीडीपी के आधार पर राज्य की कौन सी अर्थव्यवस्था अपने भारत में ज्यादा योगदान देती है इस जीडीपी में, तो अपने कहते हैं भारत की जो कमर्शियल कैपिटल है, कौन सी, महाराष्ट्र। पूरे भारत में अगर पूरा भारत 100 रुपए कहीं कमा रहा है तो 13 रुपए कहां से आते हैं, तो अपने महाराष्ट्र से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और अपने कहते हैं राजस्थान का कितनवां स्थान है, 7वां स्थान है। ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है क्योंकि अभी तक जो राज्यों की समीक्षाएं हैं, राज्यों के बजट हैं वो नहीं आए हैं, और लेकिन ज्यादा अंतर इनमें नहीं आएगा, ठीक है। और भारत के अंदर कितना प्रतिशत योगदान है जीडीपी में राजस्थान का, 5.2% योगदान है। फिर अपने दो चीजें, एक तो अपने अभी जो प्रचलित कीमतों पर जीडीपी निकाली, इसके आधार पर रैंकिंग जारी होती है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना होती है कि कौन सी अर्थव्यवस्था, आपने बार बार सुनते हैं ना कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी बार बार कहते थे। अभी कुछ टाइम पहले ही जापान था चौथे नंबर पे, अपनों ने किसको पीछे छोड़ दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया, और जापान को पीछे छोड़ के कहां गए, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। किस आधार पर, जीडीपी के आधार पर, करंट जीडीपी के आधार पर। तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो अपने कहते हैं यूएसए है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है, और चौथे नंबर पे कौन आ गया है, भारत। तो अब आप मोदी जी के भाषणों में सुनोगे कि अपनी भारत कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ये तो अपने किस आधार पर है, करंट जीडीपी के आधार पर है। फिर एक और आती है अपने रैंक पीपीपी के आधार पर, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कौन सी बड़ी है। अब ये क्रय शक्ति क्षमता होती क्या है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, भारत के अंदर उसका रेट क्या है, भारत के अंदर वो वस्तु, एक वस्तु कितने रुपए की आती है, 100 रुपए की, ठीक है। कोई भी एक वस्तु है, चाहे कार मान लो, कुछ भी मान लो, मन से चाहिए कैमरा मान लो, कुछ भी, तो एक वस्तु भारत में वही कितने की आती है, 100 रुपए की। और वही वस्तु सेम यूएसए के अंदर कितने की आती है, तो मान लो कि यूएसए के अंदर वो आती है $50 की, कितने की आती है, $50 की। तो अपने क्या कहेंगे, भारत के अंदर वो वस्तु कितने की है, 100 की। अब ये होएगा, वैसे अगर निकालें तो इसको अगर 90 से भी गुणा करें तो वो वस्तु कितने की होगी, लगभग इतने की होगी, 4500 रुपए की होगी अगर भारत में निकालें। लेकिन अपनों को कन्वर्ट नहीं करना है, पर पैरिटी इसके अंदर क्या देखते हैं कि एक ग्राहक वहां की स्थानीय मुद्रा के अंदर, चाहे जो भी प्रचलित है, विश्व के प्रभावों को नहीं देखेंगे, कौन कितना कमजोर है कौन कितना नहीं, एक ग्राहक वहां की स्थानीय मुद्रा के अंदर वही वस्तु उस देश में कितने की खरीदता है और वही वस्तु इस देश में कितने की खरीदता है, ये उसकी परचेजिंग पावर होती है। यानी अपने कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास भारत में 1000 रुपए है तो वो इस वस्तु की कितनी मात्रा खरीद पाएगा, 10। लेकिन वही अगर अमेरिका के अंदर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए है, वो कितनी खरीद पाएगा, तो किसकी पावर ज्यादा हुई खरीदने की, अमेरिका की। कोई मतलब नहीं होता इस चीज में कि किसकी करेंसी मजबूत है, स्ट्रोंग है। अपने बस ये देखते हैं कि एक निश्चित रुपए के अंदर वहां की स्थानीय करेंसी में कौन वस्तु ज्यादा खरीद पाता है, ठीक है। तो ये क्रय शक्ति क्षमता है कि क्रय करने की, परचेजिंग करने की पावर किसके पास ज्यादा है, और इस आधार पर भारत क्या है, 3rd रैंक के अंदर है। तो परचेजिंग जो पावर है पीपीपी, उसके अंदर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की, चीन की,
ठीक है। और चीन क्या है, इसके अंदर परचेजिंग पावर में सबसे आगे है, क्योंकि चीन की चीज़ें क्या है, वैसे भी बहुत सस्ती होती है। चीन की चीज़ें हैं वो बाकायदा बहुत सस्ती होती है, इस कारण आप थोड़े रुपए में भी ज़्यादा पैसे में चीज़ें खरीद सकते हो। जो चीन बाल निर्यात करता है, अब अपने एक वो मच्छर मारने वाला नहीं आता क्या, बैट्स आता है, वो चीन के अंदर 10-1 रुपए का मिलता है। अपने भारत में कितने का मिलता है, वही टैक्स लग के 120 रुपए का, और चीन के अंदर वो कितने का मिलता है, 10 रुपए का। चीन के अंदर 120 रुपए के अंदर कितने बैट आएंगे, 12। तो वो अपने कहते हैं कि परचेजिंग पावर इसकी क्या है, ज़्यादा है। फिर अपने कहते हैं एक दूसरे नंबर पे अमेरिका, थर्ड पे भारत, और फोर्थ पे कौन है इस रैंकिंग में, रूस है। ठीक है, तो ये अपने दो आधार पर थोड़ी सी तुलना देख ली। फिर अपने किसकी बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की, कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर कौन स्थिर कीमतों पर क्या रही और प्रचलित कीमतों पर क्या रही। तो अपने कहते हैं स्थिर कीमतों पर, यानी कीमत कौन सी, 2011-12 वाली। इस आधार पर अपने अगर राष्ट्रीय आय को, अब राष्ट्रीय आय जो निकली है वो किन कीमतों के आधार पर निकली होगी, 2011-12 की कीमत के आधार पर निकली होगी। और राष्ट्रीय आय में किसकी भाग दे देंगे, अगर कुल जनसंख्या का, तो क्या आ जाएगी स्थिर कीमत पर, अपने प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। पिछली बार कितनी रही थी, तो अपने कहते हैं 1,14,000 के करीब रही थी, जो कि बढ़ के कितनी होगी इस बार, 1,21,968। ठीक है, सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि 1,14,000 के करीब थी, ये आंकड़ा एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 1,14,000 के करीब थी, और कितनी बढ़ गई, लगभग 1,21,968 हो गई, 121,968 हो गई। ठीक है, और कितनी वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में, तो अपने कहते हैं 6.3% की क्या हुई, वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर कितनी रही, तो अपने कहते हैं पर पिछली बार कितनी थी, लगभग 2,05,000, कितनी थी, 2,05,000 थी, और लगभग कितनी हो गई, 2,19,000 अपने 575 हो गई, जिसमें कितनी वृद्धि हुई, 6.9% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब अभी तक अपनों ने कई चीजें देखी, थोड़ा सा कंबाइंड कर लेते हैं। भी अपनों ने क्या देखा, अपनों ने एक चीज तो देखी कि भी सबसे पहले जीडीपी, जीडीपी कितने आधार पे देखी, तो अपने कहते हैं एक तो स्थिर कीमतों पे देखी, और एक अपने प्रचलित कीमतों पर देखी। स्थिर कीमतों पर क्या थी, तो अपने कहते हैं 201.89 लाख करोड़ थी। ठीक है, जो कि पिछली बार 188 लाख करोड़ थी, इस बार 201.89 लाख करोड़ थी। ठीक है, जिसमें वृद्धि कितनी हुई, तो अपने कहते हैं 7.4% की ग्रोथ रेट क्या रही, 7.4। प्रचलित कीमतों पे कितनी रही, तो अपने कहते हैं 357.14 लाख करोड़ थी। ठीक है, और अपने कहते हैं इसमें वृद्धि कितनी रही, तो 8%। यह आंकड़ा देख लिया। फिर अपने कहते हैं कि अपनों ने क्या देखा कि भी प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, ये भी कितनी कीमतों के आधार पे देखी, 2। स्थिर कीमतों के आधार पे कितनी है, तो अपने कहते हैं 121,968। पिछली बार 1,14,000 के करीब रही थी, और इस बार कितनी होगी ये। और जीआर कितनी रही, ग्रोथ रेट 6.3 रही। ठीक है, और अपने कहते हैं कि प्रचलित कीमतों पे कितनी रही, नॉमिनल पे, तो अपने कहते हैं इस बार प्रति व्यक्ति आय रही 2,19,575, 2,19,575 रही। और वृद्धि ये ज्यादा होती है, तो आंकड़ा इसमें भी वृद्धि दर थोड़ी क्या है, ज्यादा है, 6.9, 6.3, 6.9। तो ये अभी तक अपनों ने थोड़ा सा देख लिया। अच्छा, एक अपने क्या होता है, वर्ल्ड बैंक एक वर्गीकरण करता है आय के आधार पर कैपिटल आय के आधार पर क्या करता है वर्ल्ड बैंक, एक वर्गीकरण करता है कि किस देश के अंदर किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी ज्यादा है, उस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो उस आधार पर श्रेणी बनी हुई है। सबसे ऊपर कौन आते हैं, उच्च आय वर्ग वाले देश, उसके बाद अपने आते हैं उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश, फिर अपने आते हैं मध्यम वर्ग वाले देश, फिर अपने आते हैं मध्यम निम्न वर्ग वाले देश, और फिर अपने क्या आते हैं
निम्न वर्ग वाले देश, ये 5 भागों में बांटते हैं। वर्ल्ड बैंक कितने भागों में बांटता है? 5 भागों में। और क्या आधार क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम किसकी कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो अपने कहते हैं भारत इसमें कहाँ है, तो अपने कहते हैं मध्यम और निम्न जो श्रेणी का देश है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश है, उसके अंदर शामिल है। कई बार कोर्ट में पूछ लेता है पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन बनेगा तो अपनों को थोड़ा सा ये बात को ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड बैंक बांटता है और उस आधार पर हम यहाँ हैं। फिर अपने कहते हैं पर कैपिटा इनकम में भारत में पर कैपिटा इनकम किसकी ज़्यादा है, किस राज्य की ज़्यादा और किसकी सबसे कम है, ये आंकड़ा यही रहेगा, ठीक है। अभी तक आया नहीं है भाई, राज्यों का बजट आएगा तभी पता लगेगा पर कैपिटा इनकम किसकी कितनी है। पर इनकी इतना अंतर है कि ये यही रहेगा, अगले साल भी यही रहेगा, उसके अगले साल भी यही रहेगा। सिक्किम की लगभग अधिकतम है, सबसे ज़्यादा किसकी है? सिक्किम की, 5.5 लाख से भी ऊपर है। एक व्यक्ति सिक्किम के अंदर 5.5 लाख रुपए से भी ऊपर कमा रहे हैं, ठीक है। तो अपने कहते हैं कि सिक्किम की अधिकतम पर कैपिटा इनकम है और बिहार की सबसे कम है, लगभग 64-65 हज़ार के करीब है, 1 लाख से भी नीचे है, ठीक है। तो अपने कहते हैं पर कैपिटा इनकम के आधार पर न्यूनतम किसकी है, तो अपने कहते हैं बिहार की, अधिकतम किसकी है? सिक्किम की। फिर थोड़ा सा चीज देख लेते हैं, जीडीपी और जीवीए में अंतर क्या है। अपनों ने देखा था जीडीपी क्या होती है, एक देश के भीतर निश्चित समय अवधि में सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं, भीतर का मतलब घरेलू सीमा, भीतर का मतलब घरेलू सीमा, और निश्चित समय अवधि के अंदर सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं का उत्पादन या मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीवीए क्या होता है, तो अपने कहते हैं वही निश्चित समय अवधि लेकिन क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष का मतलब इसके 3 सेक्टर होते हैं, कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर और सेवा सेक्टर। इन तीनों सेक्टर के अंदर जो अलग अलग उत्पादन हो रहा है उनको अलग अलग क्या करते हैं? काउंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? जीवीए कहलाता है। अब मैंने कहा था जीडीपी की जब गणना होती है तो उसके अंदर क्या शामिल हो जाते हैं? टैक्स और सब्सिडी। वे टैक्स उसके अंदर जुड़ जाते हैं, सब्सिडी उसमें से घट जाती है। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के अंदर जब ऐसा टैक्स जुड़ जाता है और सब्सिडी घट जाती है तो अपने कहते हैं क्या काउंट होता है? फिर जीडीपी। लेकिन अपने कहीं फैक्ट्री के स्तर पे ही काउंट कर लिया। कहां कर लिया काउंट? अपनों ने उत्पादन विधि पढ़ी थी कि फैक्ट्री के स्तर पे ही किया, वस्तु और सेवाओं को क्या कर लिया? काउंट कर लिया, वस्तु और सेवा का काउंट कर लिया। इसमें ना तो अभी टैक्स जुड़ा है ना ही सब्सिडी जुड़ी है, उसको भी क्या बोलते हैं? वो होती है अपने जीवीए, उत्पादन विधि वाले सभी क्षेत्रों का योग। अब ये क्या आता है जीडीपी, तो अपने कहते हैं सारे सेक्टर का मिला के योग है। भी 357 क्या है, तो अपने कहते हैं तीनों सेक्टर मिला दिए तो अपनी ये प्रचलित कीमतों पे क्या आ गई? जीडीपी आ गई। इसके अंदर क्या होता है? क्षेत्र विशेष की माप होती है, जो आगे अपने पढ़ेंगे कि कृषि सेक्टर का इतना योगदान रहा, उद्योग सेक्टर का इतना योगदान रहा, और इसके अंदर ओवरऑल बात करते हैं पूरी जीडीपी क्या रही, ठीक है। और फिर अपने कहते हैं कि इसके आधार पर देशों की तुलना करते हैं। तो अपनों ने की ना कि बीपी अपने सिंपल नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत की कौन सी रैंक है? 4th रैंक है। तो इस पे क्या करते हैं? अपने देशों की तुलना करते हैं। लेकिन इसके अंदर अपने एक देश के अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों की तुलना करते हैं कि कृषि कितना ज्यादा रहा, उद्योग कितना ज्यादा रहा, ठीक है। तो ये तो देशों की तुलना के काम आता है और ये एक ही देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तुलना का काम में आता है। फिर अपने कहते हैं जीवीए, जो अपने ये जीवीए बात कर रहे हैं जिसके अंदर अब जीडीपी के अंदर तो क्या शामिल थे? टैक्स और सब्सिडी शामिल थी। जीवीए क्या होता है, तो अपनों ने पढ़ लिया कि जीवीए वो होता है कि जिसके अंदर क्या ना हो, ना तो टैक्स शामिल है ना सब्सिडी शामिल है, वस्तु और सेवा को फैक्ट्री पे गिना है, ठीक है। तो अपने कहते हैं कि जीवीए स्थिर कीमतों पे कितना रहा, तो अपने कहते हैं 184.50 लाख करोड़ रहा, ठीक है। और अपने कहते हैं प्रचलित कीमतों पर कितना रहा, तो अपने कहते हैं 323 लाख करोड़ रहा, ठीक है। उसी तरह अपने बना लेंगे जीवीए है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर कितना रहा, तो अपने कहते हैं 184.50 लाख करोड़। अब इसके अंदर महंगाई प्रभाव शामिल होता है तो प्रचलित कीमत हमेशा क्या रहती है? ज्यादा, 323 लाख करोड़ रहा। क्या रहा? जीवीए। अब जीवीए का मतलब क्या है
कि अपनों ने कृषि की अलग निकाली, उद्योग की अलग निकाली और सेवा सेक्टर की क्या निकाली, अलग अलग निकाली। और अपनों ने फिर इसको तीनों को स्थिर कीमतों पे भी निकाला और प्रचलित पे भी बाद में अपनों ने ओवरऑल जोड़ दिया कि स्थिर कीमतों पर जीवीए ये रहा और प्रचलित कीमतों पर ये रहा। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि जीवीए के अंदर कुल वृद्धि पिछले साल की तुलना में कितनी रही, तो अपने कहते हैं वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या रही इसकी, 7.3 रही। कितनी रही, 7.3 रही। 7.4 रही थी वास्तविक कीमतों पर जीडीपी की, जो अपनों ने की थी ना रियल जीडीपी, जो कि कितनी थी 201.89 लाख करोड़। इसकी ग्रोथ रेट क्या रही थी, 7.4 रही थी। लेकिन अपने जीवीए की बात करें स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, तो उसकी वृद्धि दर क्या रही है पिछले वर्ष की तुलना में, 7.3। और इस वृद्धि का मतलब ये जो लिख रखा है, इसका मतलब पिछले साल की तुलना में ये ग्रोथ रेट बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में ये ग्रोथ रेट क्या हुई है, बढ़ी है। फिर अपने कहते हैं तीनों सेक्टरों को निकाला अपनों ने, कृषि सेक्टर को, कृषि सेक्टर के अंदर वृद्धि दर क्या रही, तो अपने कहते हैं 3.1। ग्रोथ रेट क्या रही, 3.1। ये अपने थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, पहले थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं क्षेत्रवार, ताकि अपनों को थोड़ा पता लग जाए। अभी तक दो बातें याद रखनी है आपने, जीवीए स्थिर कीमतों पर कितनी रही, 184.50 और प्रचलित कीमतों पर कितनी रही, तो अपने कहते हैं 323 लाख करोड़, 323 लाख करोड़ रही। ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी रही, तो अपने कहते हैं 7.3 रही। इतनी चीज थी उसमें। अब अपने कहते हैं क्षेत्रवार निकाल रहे हैं, क्षेत्रवार निकाल रहे हैं, तो कृषि का योगदान कितना है, 15.2 है। पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी सेक्टर में हुई है, तीनों में से किस में हुई है, कृषि के अंदर हुई है। कृषि सेक्टर में क्या हो रही है, निरंतर कमी हो रही है, क्योंकि लोग कहाँ जा रहे हैं, उद्योगों और सेवा के अंदर जा रहे हैं। खेती बाड़ी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उद्योगों का योगदान कितना रहा अर्थव्यवस्था में, 15.2, सॉरी कृषि का कितना रहा, 15.2, उद्योगों का कितना रहा, तो अपने कहते हैं 24.3। पिछले साल की तुलना में उद्योगों में भी क्या हुई है, कमी। लेकिन सर्वाधिक कमी किसमें हुई है, इसमें हुई है। इसका 24.1 के आसपास रहा था पिछली बार योगदान। इस बार कितना, इस बार क्या हो गया, सॉरी 24.6 के आसपास रहा था पिछली बार। इस बार कितना हो रहा है, 24.3। तो क्या हुई है, कमी। उसके बाद अपने कहते हैं इसके अंदर सेवा सेक्टर का योगदान कितना रहे, 51.1। और पिछले साल की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि, क्योंकि पिछली बार 49 पॉइंट कुछ था इसका योगदान, और इस बार कितना हो गया, 51.1 हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब अगर इनको जोड़ें, जोड़ने पे कितना आता है, भाई 100% होना चाहिए था। किसी भी चीज को अपने जब जोड़ लेते हैं तीनों सेक्टरों को, तो 100% आनी चाहिए थी जीवीए, लेकिन इसकी कितनी आती है, लगभग 90-91%। ऐसा क्यों, तो ये भगवान जाने, भारत सरकार जाने, उन्होंने क्या किया कि इतने कुछ जो जिनका योगदान कम है ऐसे सेक्टरों को छोड़ दिया। ऐसों को क्या नहीं किया, समीक्षा के अंदर दिया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतनी बातें बताई। ठीक है, उन्होंने एक लाइन भी लिख रखी थी ऊपर ही ऊपर सर्वे में कि ये ऐसे स्टार लगा के कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य जो सेक्टर है उनका योगदान देते हुए हम बता रहे हैं। पूर्णतया ये सारणी नहीं है। लेकिन अपनों से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा, पूरा का नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरा का जारी नहीं किया जब भारत सरकार ने, तो पूछेगा भी नहीं। तो अपने कहते हैं कृषि का कितना योगदान रहा, 15.2, उद्योगों का कितना रहा, 24.3, सेवा का कितना रहा, 51.1। तो और से जो कृषि है उसमें सबसे ज़्यादा कमी आई, उद्योग में भी 0.3 की कमी आई, और अपने कहते हैं जो ये है, ये सेक्टर भी 1-1.5% बढ़ा है। कौन सा, सेवा सेक्टर। फिर अपने कहते हैं कि इसके अंदर जो वृद्धि दर है 2026 में वो कितनी रही। अब एक चीज देखो, ये जो कमी है ना वो प्रतिशत के अंदर है ओवरऑल उत्पादन में। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन लोग है जो सेक्टर के अंदर वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब आप एक चीज समझेंगे कि भी उद्योग सेक्टर मान लो 24.3 है, ये 15.2 है, 51.1 है। अपने जो ये चीज बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि इनका प्रतिशत घटा है, लेकिन ये थोड़ी है कि उत्पादन कम हो गया। उत्पादन तो भाई तीनों में ही बढ़ता है, तो वो जो ग्रोथ रेट है वो सब में क्या हुई है, वृद्धि दर रहती है। कितनी रही है, तो कृषि सेक्टर में 3.1, 6.2 उद्योगों की, और सेवा सेक्टर की कितनी रही है, 9.1। याद करना आसान सा ही है भाई, 3.1 का दुगना 6.2, 3.1 का दुगना 6.2। कृषि सेक्टर में 3.1 सबसे कम रही है बट ग्रोथ रेट, उसके बाद सबसे ज्यादा
6.2 इसमें रही है, और 6 का दुगना, 6 का दुगना कह रहा हूँ, 3 का पढ़ाई चल रहा है, 3, 6 और 9, 1, 2, 1, तो 3.1 6.2 उद्योगों में और 9.1 इसमें रही है सेवा सेक्टर के अंदर क्या रही है, ग्रोथ रेट रही है। तो अभी तक जीवीए के बारे में कितनी बातें देख ली, भी अपने कह रहे हैं जीवीए के बारे में कितनी बातें देख ली। जीवीए एक तो अपनों ने कहा किस पे, प्रचलित कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे कितना रहा, तो अपने कहते हैं 323 लाख करोड़ रहा। फिर अपनों ने बात की किस पे, स्थिर कीमतों पर कितना रहा, तो अपने कहते हैं 184.50 करोड़ रहा। फिर अपने कहते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ रेट क्या रही थी, तो अपने कहते हैं ग्रोथ रेट ओवरऑल कितनी रही थी, 7.3%। फिर अपनों ने कहा कि अपने जब जीवीए निकाल रहे हैं, और जीवीए क्या होता है, तीनों सेक्टर पर आधारित होता है, तो अपने कहते हैं तीनों सेक्टर में किस किस का कितना योगदान था, तो अपने कहते हैं 3 सेक्टर है जिसमें सबसे कम योगदान किसका था, तो अपने कहते हैं कृषि का, कितना था, 15.2%। और इसके अंदर क्या हुई थी, सर्वाधिक कमी, और इसकी ग्रोथ रेट क्या रही थी, तो अपने कहते हैं 3.1%। ग्रोथ रेट क्या रही, 3.1% रही। फिर अपने कहते हैं दूसरा सेक्टर किसका आया, तो उद्योग का दूसरा सेक्टर आया, योगदान कितना रहा, 24.3 रहा। और अपने कहते हैं इस 24.3 के अंदर जो इसकी ग्रोथ रेट है, पिछले साल की तुलना में क्या हुई है, इसमें भी कमी हुई है। पिछली बार 24.6 थी, इस बार कितनी है, 24.3, इसमें कमी हुई है। लेकिन ग्रोथ रेट क्या है, तो अपने कहते हैं 6.2, 3.1 का दुगना 6.2, ठीक है, तो 6.2 इसके अंदर उद्योग की रही। फिर अपने कहते हैं तीसरा सेक्टर कौन सा आता है, सेवा सेक्टर, और ये जो सेवा सेक्टर है वो कितना रहा, 51.1%, 51.1% रहा। और ये 51.1% है, तो इसमें पिछले साल की तुलना में क्या रही, भी वृद्धि रही, क्या रही, वृद्धि रही। फिर अपने कहते हैं इसकी ग्रोथ रेट क्या रही, तो अपने कहते हैं 9.1% रही। इतनी बातें थी कि तीनों जीवीए के अंदर निकाल ली कि अपनों ने सबसे पहले जीडीपी पढ़ी, स्थिर कीमतों पे कितनी रही, तो अपने कहते हैं 201.89 लाख करोड़ रही। फिर अपने कहते हैं कि उसके अंदर वृद्धि थी वो 7.4 रही। फिर अपने कहते हैं प्रचलित कीमतों पे कितनी रही, तो अपने कहते हैं 357.14 लाख करोड़ रही। और अपने कहते हैं कि वृद्धि कितनी हुई, तो अपने कहते हैं लगभग 8% हुई। फिर अपने पर कैपिटा इनकम पढ़ी, स्थिर कीमतों पर कितनी थी, तो अपने कहते हैं 121,968, 1,21,968 थी। ग्रोथ रेट क्या रही, तो अपने कहते हैं 6.3 रही। प्रचलित कीमतों पे क्या थी, 2,19,575 थी। और अपने कहते हैं कि कितनी वृद्धि हुई, 6.9। फिर अपनों ने किसकी बात की, जीवीए की। जीवीए के अंदर देखा स्थिर कीमतों पे कितनी रही, तो अपने कहते हैं 184.50% रही। प्रचलित कीमतों पे कितनी रही, तो अपने कहते हैं कि अपनों ने देखा 323 लाख करोड़ रही। फिर ओवरऑल जो वृद्धि थी 7.3 रही, ठीक है। फिर अपनों ने कृषि सेक्टर में देखा योगदान 15.2 था, और कितनी ग्रोथ रेट 3.1। सेवा सेक्टर में 51.1 था, वृद्धि हुई, और ग्रोथ रेट 9.1। फिर कम उद्योगों के अंदर 24.3, पिछले साल की तुलना में कमी। ये जरूर याद रखेंगे, पिछले साल की तुलना में उद्योगों में कमी हुई है, ऐसा होता नहीं है, पर हुआ है तो कमी हुई है पिछली बार में। और ग्रोथ रेट क्या रही, तो 6.2% रही। इतने आंकड़े टिप्स पे करने हैं, और भी हैं कई सारे, लेकिन एक बार इतने तो करो। तो अपनों ने जीवीए देख ली, कृषि सेक्टर। अब अपने बात करेंगे कृषि सेक्टर की भारत सरकार ने क्या की है। भी कृषि सेक्टर के अंदर उप क्षेत्र भी होते हैं, उप क्षेत्र भी होते हैं। जैसे कृषि सेक्टर की जो अपनों ने बात की 15.2% योगदान है, इसके अंदर खाली कृषि का नहीं होता, सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, फसल आय का। फसल बेच के जो आय होती है किसानों को, उसका होता है। उसके अलावा किसान क्या करते हैं, क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन की आय भी कृषि सेक्टर में शामिल होती है। उसके अलावा वानिकी, और उसके अलावा अपने क्या कहते हैं, मत्स्य क्षेत्र। आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो यहां से पूछती है।
आरपीएससी लगभग हर पेपर के अंदर, हर दूसरे पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलता है जिसमें सर्वे आता है कि कृषि सेक्टर में सर्वाधिक योगदान, क्रम बताओ योगदान का। तो अपने कहते हैं कि कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? फसल का, फिर पशुपालन का, फिर वानिकी का और फिर मत्स्य क्षेत्र का। ठीक है, ये क्रम है किसका? इन क्षेत्रों का अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा किसका है? फसल का। जितना कृषि की आय हो रही है, कृषि की टोटल आय अपने आप में 100% है। ठीक है, तो जितनी लगभग 55% आय है वो किससे हो रही है? कृषि के अंदर फसल से हो रही है। उसके अलावा पशुपालन से लगभग 31% के आसपास हो रही है। ठीक है, और वानिकी के अंदर भी हो रही है, और फिर सबसे कम 6.5% किससे हो रही है? भारत में आय मत्स्य क्षेत्र से आय हो रही है। फिर भारत सरकार ने एक और आंकड़ा जारी किया, इनकी ग्रोथ रेट नहीं दी। इनकी क्या नहीं दी? ग्रोथ रेट नहीं दी। क्या दी? तो इनमें भारत सरकार ने कहा कि हम क्या देंगे, अब ग्रोथ रेट देते तो प्रति एक साल में देते कि पिछले साल की तुलना में कृषि की फसल कितनी बड़ी है, पशुपालन कितना बड़ा है। भारत सरकार ने ये आंकड़े नहीं दिए। नहीं दिए तो पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या दिया है फिर? 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल में इन क्षेत्रों के अंदर, इन उप क्षेत्रों के अंदर उप वृद्धि या औसत वृद्धि क्या रही वो दी है। तो भारत सरकार ने कहा सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र की जो जीवीय वृद्धि दर है कितनी? 2020 से 24 तक की, और कैसी है ये? औसत। चारों सेक्टरों को मिला के जो औसत वृद्धि दर रही है कृषि सेक्टर में वो कितनी रही है? 4.7%। वो कितनी रही थी? कृषि सेक्टर में वृद्धि कितनी हुई थी? अपने कहते हैं योगदान कितना था? 15.2। ग्रोथ रेट क्या रही थी पिछले साल की तुलना में? इसमें 3.1। फिर भारत सरकार ने कहा कि 2020 से लेकर 24 के मध्य इस पूरे कृषि सेक्टर में जो औसत वृद्धि दर है वो कितनी रही है? 4.7 रही है। कितनी रही है? 4.7 रही है। तो फिर भारत सरकार ने और बताया कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस में रही है? जो सबसे कम है उसमें सबसे ज्यादा क्या रही है? वृद्धि दर। पिछले 4 साल में ये सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि अब मान लो फसल है, फसल तो जितनी भूमि है उतनी है भाई, जितनी कृषि होनी थी, जितनी भूमि होनी थी वो होली। अब कोई कहता है कि मैं बड़ा होकर किसान बनूंगा, भाई नहीं बनोगे। तो फसल सेक्टर हमेशा कम होता है, फसल क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन ये जो चीजें हैं जो कि कम है वो अपने चरम पे जाने के लिए धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अपने कहते हैं कि सबसे ज्यादा कौन बढ़ रहा है? मत्स्य क्षेत्र बढ़ रहा है, और ये हमेशा यही बढ़ता रहेगा। पशुपालन में औसत वृद्धि दर कितनी रही? 6.1। फसलों में कितनी रही? तो अपने कहते हैं इसमें जो वृद्धि दर है वो कितनी रही? 4%। अब भारत सरकार ने किसका आंकड़ा नहीं दिया? वानिकी का। सारे आंकड़े दिए, वानिकी का आंकड़ा नहीं दिया, तो उनकी मर्जी। इसलिए अपना जो ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है ये पेचीदा है। पेचीदा किस लिए? ये समझ क्यों नहीं आता? समझ इसलिए नहीं आता, आधे आंकड़े देते हैं, आधे किस हिसाब से दे देते हैं। बाकी जो उद्योग और सर्विस सेक्टर है ना, उद्योग और सेवा सेक्टर, इसके अंदर औसत नहीं दी है, इसके अंदर एक साल के वृद्धि दर दी है। यहां औसत दी है, उसमें भी किसकी नहीं दी? वानिकी की नहीं दी। ठीक है, और इनका भी योगदान ये बताया नहीं है 55% है कितना है, ये कुछ ही नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है, ये 4 बात बताई है, और उसके अलावा क्या बताई है कि भाई ये योगदान 15.2 है, ग्रोथ रेट 3.1 है। ठीक है, ये तो अपने निकाल लेते हैं कि भाई ठीक है सबसे ज्यादा किसका है, पता होता है। लगभग अन्य जो कृषि के आंकड़े जारी होते हैं साइटों पे, उनसे पता लग जाता है। ठीक है, तो अपनों ने कृषि के अंदर कितनी बातें पढ़ी? कृषि सेक्टर, कृषि सेक्टर में अपनों ने कहा योगदान कितना है? 15.2। अपनों ने कहा ग्रोथ रेट कितनी है? तो अपनों ने कहा 3.1। फिर भारत सरकार ने कहा कि हम क्या पढ़ाएंगे? औसत पढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा भाई? औसत के आंकड़े दे दिए, और औसत के आंकड़े भी कब के दिए? 2020 से 24 तक के। ओवरऑल कृषि सेक्टर में औसत जो वृद्धि है वो 4 सालों में कितनी रही? 4.7%। फिर अपनों ने कहा सबसे ज्यादा वृद्धि किस में रही? मत्स्य में कितनी रही? 7.2%। फिर भारत सरकार ने कहा पशुपालन में कितनी रही जी? तो भारत सरकार ने बताया कि 6.1%। वानिकी इन्होंने दी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि सेक्टर में योगदान 15.2, ग्रोथ रेट 3.1। फिर औसत आंकड़े दिए, उसमें कृषि में ओवरऑल वृद्धि दर कितनी रही चारों सेक्टर को मिला के? 4.7। मत्स्य की कितनी रही और पशुपालन की कितनी रही? इतनी रही।
फिर अपने कहते हैं और क्या बताया इन्होंने, तो अपने कहते हैं एक चीज और देख ली कि भी सबसे ज्यादा योगदान कृषि सेक्टर में किन किन का है, सबसे ज्यादा। अच्छा, फसल का कितना रहा था, फसल में रही थी 4%, ठीक है। इसकी एक चीज और याद रखेंगे, औसत वृद्धि दर ओवरऑल कृषि सेक्टर 4.7 है, इसकी कितनी है 4.7 से भी कम है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कृषि का वह उप क्षेत्र बताइए जिसकी औसत वृद्धि दर 4.7 से भी वृद्धि दर क्या रही थी, कम रही है, तो कौन सी है, फसल। बाकी दोनों की क्या रही है, अधिक रही है। बाकी दोनों की औसत से 4.7 से क्या रही है, अधिक रही है, 7.2 और 6.1। इसकी फसल की क्या रही है, कम रही है। तो अपने कहते हैं सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फसल का, कितना है 55%। फिर किसका है, तो अपने कहते हैं पशुपालन का, लगभग कितना है 31%। फिर अपने कहते हैं फिर किसका है, तो अपने कहते हैं वानिकी का, और फिर सबसे एंड में किसका है, मत्स्य का। ये क्रम पूछ लेते हैं, ये भी पूछ सकते हैं और ये भी। कृषि से रिलेटेड इतने ही आंकड़े हैं, ठीक है। कृषि से रिलेटेड एक स्लाइड में अपनों आंकड़े समावेशित कर लिए, ठीक है। नोट्स वैसे बना लो, याद हो जाते हैं जब चीज़ें समराइज्ड हो जाती है, पास आ जाती है, और चीज़ें हमेशा यूं ही याद रहेंगी। एक पेज पर जब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में बन जाती है तभी चीज़ें क्या रहती है, याद। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं। फिर अपने कहाँ गए, उद्योग सेक्टर पे। इतनी बातें देख ली। फिर किस पे आगे, उद्योग सेक्टर पे। फिर अपनों ने कहा उद्योग के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो अपनों ने कहा एक तो उद्योग के अंदर होता है विनिर्माण, कोई भी चीज जब वापस बनती है, पुनर्निर्मित होती है, एक तो वो सेक्टर है। एक कोई नई चीज बन रही है, निर्माण, ठीक है, तो वो सेक्टर होता है। एक अपने बिजली गैस जलापूर्ति, ठीक है, ये वाले सेक्टर होते हैं। और उसके अलावा इसका चौथा सेक्टर कौन सा होता है, खनन। ये चीज याद रखेंगे, खनन है वो कृषि सेक्टर के अंदर शामिल करते हैं। अपने जब क्षेत्र पढ़ते हैं तो खनन कहाँ शामिल करते हैं, कृषि में। लेकिन सर्वे के अंदर जो खनन या उत्खनन है वो कहाँ शामिल हो रहा है, उद्योग के अंदर। कहाँ शामिल हो रहा है, उद्योग के अंदर। फिर अपने बात करते हैं 2026 में अपनों ने इसका योगदान कितना पड़ा था, कितना रहा 24.3। ग्रोथ रेट क्या रही, 3.1 की दुगनी 6.2। अब अपने कहते हैं कि इस 24.3 के अंदर किसका कितना योगदान रहा, तो इस 24.3 में से 12.8 का योगदान किसका रहा, सर्वाधिक योगदान किसका रहा, विनिर्माण का। किसका रहा, विनिर्माण का, दूसरा सबसे ज्यादा। अच्छा, इसके अंदर क्या आई है, पिछले साल की तुलना में सर्वाधिक कमी आई है। यानी ये पिछली बार लगभग मान के चलो 14 के आसपास था, और इस बार गिरकर कितना हो गया, 12.8 हो गया। तो इसके अंदर क्या आई है, सर्वाधिक कमी। और अपने कहते हैं निर्माण कितना हुआ है, तो निर्माण का योगदान है 7.8। और इसके अंदर क्या आई है, इसके अंदर भी क्या आई है, कमी। और बिजली और इसका योगदान कितना है, 2.3, इसके अंदर भी क्या आई है, कमी। क्या आई है, कमी। और खनन सेक्टर के अंदर 1.4, इसका योगदान पॉइंट में कुछ था और इस बार 1.4 है। तो इसके अंदर इसका योगदान कितना था, 1.9 के आसपास कुछ था और 1.4 हो गई। तो इसके अंदर क्या आई है, सर्वाधिक कमी आई है। तो अपने कहते हैं एक चीज और कि चलो ये इनको जोड़ो, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 7 19, और पूरा जोड़ेंगे तो 24.3 आएगा। कितना आएगा, 24.3 आएगा। ये 24.3 में से विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान है। इसके अंदर क्रम पूछ ले तो क्रम में सबसे ज्यादा क्या आएगा, जैसे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था अपने फसल, फिर क्या था पशुपालन, फिर क्या था वानिकी, और फिर क्या था मत्स्य। यहाँ क्या है, ये तो कृषि सेक्टर का क्रम था योगदान के आधार पर। और अपने कहते हैं उद्योग का क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, विनिर्माण का। किसका है, विनिर्माण का। उसके बाद किसका है, तो अपने कहते हैं निर्माण का। फिर अपने कहते हैं किसका है, विद्युत गैस और जलापूर्ति का। उसके बाद किसका है, तो अपने कहते हैं खनन का। ये क्या है, इनका योगदान का क्रम है, अवरोही क्रम है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कितने कितने हैं, तो अपने कहते हैं इसका 12.8 है, इसका 7.8 है, इसका 2.3 और इसका 1.4 है। कूट बनते हैं तब यहां से ऐसे बनते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक कमी कहाँ किसकी हुई, तो विनिर्माण में हुई। फिर इनमें भी कमी हुई, एकमात्र सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा, इसके अंदर भी कमी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुई, कमी। ओवरऑल उद्योग में भी क्या हुई थी,
कमी, ओवरऑल उद्योग में भी क्या हुई थी, कमी। ग्रोथ रेट कितनी थी, तो अपने कहते हैं 6.2। अपनों ने बात की थी 24.6 था पिछली बार। इस बार योगदान कितना है, ओवरऑल उद्योग में भी क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, तो विनिर्माण सेक्टर, निर्माण, बिजली और गैस जलापूर्ति, अब इनके अंदर, अब पिछली बार तो क्या दी थी, औसत वृद्धि। अब मैंने बात की थी कि भी कृषि सेक्टर के अंदर क्या दी थी, औसत वृद्धि 2020 से 24 की, इसके अंदर क्या दी है, 1 साल की वृद्धि दर दी है। अब ये राम जाने इनको क्या जतती है, भाई सबका समान ही दे दो, भाई देनी है तो एक समान चीजें दे दो, पर ये इनके हाथ में है। अपनों से वही आंकड़े पूछेंगे जो कि दिए हैं। तो इसके अंदर क्या हुई है, 7% की वृद्धि हुई है। इसके अंदर 7% की वृद्धि हुई है। इसमें 2.1%, जो कि 2.3 है, उसमें 2.1 की क्या हुई है, प्रतिशत वृद्धि हुई है। और अपने कहते हैं जो ये कमी है, इसमें कितनी हुई है, तो अपने कहते हैं -0.7 हुई है। कितनी हुई है, -0.7। ये खनन सेक्टर है, ये कहाँ चला गया है वृद्धि दर में, नेगेटिव चला गया है। ठीक है, तो याद रखना उद्योग सेवा, उद्योग क्षेत्र का वह उपक्षेत्र जिसमें वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में नकारात्मक दर्ज की गई थी। ठीक है, तो अपनों को 4 ये सेक्टर उदाहरण में ऑप्शन में दिए होंगे, कौन सा नेगेटिव चला गया था, ये चला गया था। ठीक है, तो ये अपनों ने देख लिया। ठीक है, आज अपनों ने इतनी बातें देखी, कल थोड़ा सा कंबाइंड करके वापिस से देख के और सेवा और व्यापार को और पढ़ लेंगे और अपना सर्वे हो जाएगा पूरा।